आज हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल डिसीजन टॉपिक के अंतर्गत डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन क्यों लिए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं। हम कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम कौन सी बिजनेस करें। सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम किस तरह से अपने फंड को अरेंज करें, कितना पैसा हमें रिक्वायर है, हम लोन लें या बैंक से पैसे लें या हम अपने पेरेंट्स का पैसा लें या फिर हम किसी फ्रेंड से बोरो करें। थर्ड आता है कि हम उसे जिससे भी हम लोन लेंगे या जिसको भी से हम बोरो करेंगे, जो भी हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाएगा उसको हम बदले में क्या देंगे। तो पहला फाइनेंशियल डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या मतलब है, कितना फंड कहां इन्वेस्ट किया जाए, किस एसेट में इन्वेस्ट किया जाए। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन कि हमें फंड कहां से मिले, डेब्ट मिले या इक्विटी मिले। थर्ड है कि अर्निंग जो हमने की उसे हम किस तरह से बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करें, इसे हम डिविडेंड डिसीजन हैं। आज हम डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, कोई भी फर्म जब बनती है तो वो कुछ प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट को हम दो भागों में बांटते हैं, जितना भी पूरे साल में प्रॉफिट कमाया जाता है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है रिटेन्ड अर्निंग, मतलब है इसका जो पैसा कंपनी या बिजनेस अपने हिस्से में रखता है, अपने पास रखता है, वह रिटेन अर्निंग कहलाती है। और दूसरा प्रॉफिट का वह हिस्सा है जो हम अपने पास नहीं रखते, उसे हम शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड डिसीजन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम अपने पास रखेंगे, कितना हिस्सा हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है लाभांश का वह हिस्सा जो अंश धारकों में वितरित कर दिया जाता है उसे हम लाभांश कहते हैं। और ये डिसीजन क्या है, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। हमें कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कितना पैसा अपने पास रखना है, व्यवसाय को अपने पास रखना है, यह तय करना कहलाता है कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, हमारी फ्यूचर में ग्रोथ कैसी होगी, इसको हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। बेटा एक केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ध्यान से हम पढ़ेंगे केस स्टडी क्या है। एमपीएल लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स हैं और 100 है रुपए प्रत्येक का। मतलब क्या है, 1000 शेयर्स 100 रुपए ईच। इसने मुनाफे के रूप में, लाभ के रूप में प्रॉफिट कितना कमाया, 70 लाख रुपए, जिसमें से अपनी सुविधा के भविष्य के विस्तार के लिए 30 लाख रुपए बनाए रखना चाहता है। एमपीएल लिमिटेड टोटल प्रॉफिट कमाता है 70 लाख रुपए, जिसमें से रिटेन अर्निंग कितनी है बेटा, 30 लाख रुपए। इसमें शामिल निर्णय का नाम बताइए। तो ये क्या निर्णय लिया हमने, ये है आपका डिविडेंड डिसीजन। मुनाफे की अवधारणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हम जिसे अपने पास रखते हैं, रिटेंशन ऑफ द प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग।
लाभांश प्रति शेयर को कितना, शेयरधारक को कितना और क्या प्रतिशत मिलेगा। बेटा टोटल कितना था 70, कितना उसने भविष्य के लिए रख लिया, रिटर्न अर्निंग कर ली 30, तो 40 लाख उसने रुपए बांटे एज ए प्रॉफिट, लाभांश मतलब एज ए डिविडेंड उसने 40 लाख रुपए बांटे। 40 रुपए प्रति शेयर, 1 लाख है शेयर्स, तो टोटल शेयर्स 1 लाख, 40 लाख बांटे हैं तो हर शेयर को कितने मिलेंगे 40 रुपए। 40 रुपए प्रति शेयर जो लाभांश की दर के रूप में 40% है, मतलब हमें कितना उसे देना है शेयरधारक को 40 रुपए प्रति शेयर, और क्या प्रतिशत है वो 40%। अब कुछ फैक्टर्स जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कि कितना हमें रिटर्न अर्निंग रखनी है, कितना हमें डिविडेंड रखना है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इन्हें इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अर्निंग। हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दें या ना दें, और दें तो कितना दें, और कितनी हमें रिटेन अर्निंग रखनी है, इसको हम अर्निंग कहते हैं। कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, अर्निंग पे। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने काफी ज्यादा नेट इनकम जनरेट की है, तो इसका मतलब उनकी अर्निंग ज्यादा है तो उनका डिविडेंड भी ज्यादा होगा, उनके शेयर्स पे डिविडेंड भी ज्यादा है। उपार्जन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्निंग को उपार्जन, हमने कितनी अर्निंग करी है इस साल और पास्ट अर्निंग कितनी है, हमारी कंपनी की आय की मात्रा कितनी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें डिविडेंड डिसीजन कैसे लेना है। अब आपके पास बेटा इस स्लाइड में एक ग्राफ है, 3 कंपनी है, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज। 2015 से लेकर 2019 तक का इन्हें ग्राफ दे रखा है। ये डिविडेंड डिसीजन दे रखे हैं 10, 3, 8, 8, 6, 3, इस तरह से तीनों कंपनीज के डिविडेंड दे रखे हैं। 2020 में कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी, आपको 3 कंपनी में से बताना है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज में से। आप देख रहे हैं जो एप्पल है साल भर साल अपना डिविडेंड बढ़ा रही है, इसलिए 2020 में भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन देगा, एप्पल। क्योंकि एप्पल की अर्निंग बढ़ती जा रही है इसलिए वह डिविडेंड भी ज्यादा देगी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इसका फैक्टर का नाम क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर। अर्निंग मतलब उपार्जन की स्थिरता। सारी चीजें समान हैं, लेकिन अगर हमारी कंपनी स्टेबल अर्निंग करती है तो वो हमें हायर डिविडेंड देगी, और अगर हमारी कंपनी कम उपार्जन करती है तो वो हमें कम लाभ देगी। आप नीचे बेटा एक ग्राफ देख रहे हैं इसमें, जिसमें से 50% ऑफ अर्निंग पेड आउट एज डिविडेंड। जितना भी वो कमाते हैं उसका 50% वो किसमें दे देते हैं, डिविडेंड में दे देते हैं। आपको एक निश्चित डिविडेंड दे रखा है कि कितनी डिविडेंड वो देते हैं। 50% जितनी भी अर्निंग होगी उसका 50% वो डिविडेंड में बांट देंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, अर्निंग कम हो या ज्यादा हो, डिविडेंड फिक्स है। जैसे जैसे अर्निंग थोड़ी सी ज्यादा होती है तो डिविडेंड भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अर्निंग थोड़ी सी ज्यादा हुई, उसी रेशो में डिविडेंड भी बढ़ गया, इसका मतलब रेशो डिविडेंड की स्टेबल है। 50% ऑफ अर्निंग पेड आउट एट डिविडेंड, 50% जो है टोटल प्रॉफिट का वो एज ए डिविडेंड देते हैं। इस फैक्टर को हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। हमारा डिविडेंड स्टेबल है, स्थिर है डिविडेंड,
आमतौर पर प्रति शेयर लाभांश को स्थिर करने की नीति का पालन करती है। कंपनियां जो है अपने शेयर होल्डर्स को निश्चित लाभांश देती हैं, एक फिक्स अमाउंट का लाभांश देती हैं, जिससे कि उनमें विश्वास हो जाता है कि हमारी जो है इंक्रीज होगी, डिविडेंड हमारा बना रहेगा। अमेज़न, गूगल, ब्रेकशायर, हाथावे, बेटा ये चारों कंपनीज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज हैं। इन्होंने आज तक डिविडेंड 0% दिया है। अमेज़न ने एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दिया है। इस कंपनी को आप कैसा समझेंगे, अच्छी है या अनस्टेबल है? गूगल, बर्कशायर हाथावे और अमेज़न, ये चारों कंपनीज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी हैं, फिर भी प्रॉफिट बहुत होता है, इनको प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज कहलाती हैं, फिर भी ये डिविडेंड 0% देती हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज चाहती हैं, अपनी कंपनी का विकास चाहती हैं। अब बेटा जब डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी का विकास होगा, तो शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा? शेयर होल्डर्स उसमें अपना पैसा क्यों लगाएंगे? जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे। जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। इसका मतलब ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, कंपनी बढ़िया, शेयर के प्राइस बढ़िया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ेगा, तो इस तरह से इन कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी। तो चाहे वो डिविडेंड ना दें या कम दें, रिटेन अर्निंग ज्यादा रखें, तभी भी ये कंपनीज बढ़िया मानी जाएंगी और शेयर होल्डर्स की भी पसंद की होंगी। क्यों ये एक फैक्टर है, इसका मतलब है, इस फैक्टर का नाम है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ opportunities retain more money out of their earnings so as to finance the required investment। अपने आगे के भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए ये अपने पास मोर मनी रखती हैं। The dividend in growth companies is therefore smaller than that in the non-growth companies। इनमें डिविडेंड कम होगा नॉन ग्रोथ कंपनी से के मुकाबले में, फिर भी हम इस कंपनी को अच्छा मानेंगे क्योंकि इस कंपनी में विकास के अवसर हैं, समृद्धि सुयोग है, जिसे हम विकास की संभावनाएं भी कहते हैं। कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, एनफ अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए टू गिव दी डिविडेंड, क्योंकि कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो वो कैश में देगी। कंपनी के पास अगर कैश होगा तभी वो डिविडेंड देगी। दो एग्जांपल्स हैं, टॉप मोस्ट कंपनी है एरोप्लेन सर्विसेज में, एविगेशन में, इंडिगो एंड स्पाइस जेट। इंडिगो टॉप मोस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है स्पाइस जेट। एज फॉर एज कैश गोज, स्पाइस जेट इज मैनी माइल्स बिहाइंड मार्केट लीडर इंडिगो। इंडिगो की बेटा फुल फॉर्म है इंटर ग्लोबल एविएशन। स्पाइस जेट के पास बहुत कम पैसा है इंडिगो के मुकाबले में, तो स्पाइस जेट कम डिविडेंड देगी, इंडिगो ज्यादा डिविडेंड देगी। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी को डिविडेंड देते हैं तो कैश हमारा आउटफ्लो होता है, हमारा कैश बाहर जाता है।
कंपनी के प्रॉफिट में से कैश बाहर गया, तो कई बार ये संभावना होती है कि लाभांश का जब हमने भुगतान कर दिया, डिविडेंड का हमने जब पैसा दे दिया, तो हमारे पास कैश ना हो। इसलिए कंपनी की जो कैश फ्लो स्थिति है, रोकड़ प्रवाह की स्थिति है, जिसे हम कैश फ्लो पोजीशन कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन का एक मुख्य निर्धारक है। जितनी अच्छी कंपनी की कैश स्थिति होगी, उतनी ही अधिक डिविडेंड देने की सुविधा या क्षमता वो रख पाएंगी। नेक्स्ट बेटा, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। दो शेयर होल्डर्स हैं, एक बहुत यंग व्यक्ति है 25-26 साल का, जिसने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, शेयर होल्डर बना है वो, और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो 70 साल की हैं, उन्होंने अपना पैसा कंपनी में लगाया है, शेयर्स लिए हैं। अगर हम पूछें दोनों से कि आप कैसा चाहेंगे, अपने शेयर्स का पैसा बढ़ाना चाहेंगे, शेयर की वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे, या आप डिविडेंड ज्यादा लेना चाहेंगे, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके पास और कोई अर्निंग का साधन नहीं है, वो चाहेंगे कि मुझे डिविडेंड ज्यादा मिले। और जो दूसरा है, जो यंग जेंटलमैन है, जो एक यंग व्यक्ति है, वो चाहेगा कि उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़े, चाहे उसे डिविडेंड कम मिले। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम डिविडेंड का डिसीजन करते हैं, डिविडेंड डिसीजन लेते हैं कितना डिविडेंड हमें बांटना है, तो हमें शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखना होता है कि उनकी इच्छा कैसी है, कि वो लाभांश के रूप में चाहते हैं या वो अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया में बेटा एक कंपनी जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो उसे एक टैक्स देना पड़ता था, जो तकरीबन 21% होता था, जिसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कहते थे। In India, a company is required to pay a dividend distribution tax at 20.56%. केवल एक घरेलू कंपनी ही टैक्स पे करती थी। यह टैक्स व्यवसाय के लाभ पर दे कॉर्पोरेट टैक्स के अतिरिक्त होता था। जो कंपनी ने पूरा टैक्स दिया, उसके बाद उसे डिविडेंड पर भी पेमेंट टैक्स देना पड़ता था। तो क्या करती थी कंपनी? कम डिविडेंड देती थी, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बचा सके। लेकिन 2020-21 के बजट में, जिसे हम लाभांश वितरण कर कहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहते हैं, इस टैक्स को वापस ले लिया गया। 1 अप्रैल 2020 से यह नियम लागू हुआ। इसको देखते हुए अब कंपनीज ज्यादा डिविडेंड देना चाहेंगी। तो कंपनीज के जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज है, उस पर भी डिविडेंड डिसाइड करता है कि हम कितना डिविडेंड दें। अगर हमारा टैक्स ज्यादा होता तो हम डिविडेंड कम देते, और हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कम आते, क्योंकि उन्हें डिविडेंड देने पर टैक्स देना पड़ता। तो जो गवर्नमेंट की कर निर्धारण नीति है, जिसे हम कराधान नीति भी कहते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा शेयर मार्केट रिएक्शन। जनरली कोई भी कंपनी अगर पिछले 50 सालों से 50 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, और वह अगर इस साल 60 रुपए डिक्लेयर कर दे, तो ये एक गुड न्यूज है। मतलब क्या है? अपने डिविडेंड में हल्का सा इंक्रीज करने पर कंपनी के लिए ये गुड न्यूज हो जाएगी, और स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस
पॉजिटिवली बढ़ जाएगा। इसका मतलब कंपनी स्टेबल है और कंपनी के शेयर्स का मूल्य भी बढ़ेगा। और अगर कोई कंपनी अपने डिविडेंड को डिक्रीज कर दे, पैसे को कम कर दे जो लाभांश के रूप में जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव इफेक्ट रहेगा और उसके शेयर मार्केट में प्राइस भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक मार्केट रिएक्शन कैसा रहेगा। लाभांश में वृद्धि को एक अच्छी खबर के रूप में देखा जाए तो स्टॉक की कीमतें बढ़ेंगी, जो हमारे पास शेयर से उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेटा कैपिटल मार्केट, नेक्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार तक पहुंच। सबसे पहले तो बताइए कैपिटल मार्केट होता क्या है। कैपिटल मार्केट मतलब जहां से हम अपना वित्त अरेंज कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। किससे पैसे लेते हैं हम? शेयर होल्डर्स से। वो हमें कहाँ मिलते हैं? शेयर मार्केट में। या बॉन्ड लेते हैं हम, डिवेंचर्स लेते हैं हम, तो वो कहाँ मिलते हैं? बॉन्ड मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट क्या है? जो पूंजी बाजार जहां से हमें पैसा मिल सकता है, जहां से हम अपनी बिजनेस के लिए वित्त अरेंज कर सकते हैं, पैसा अरेंज कर सकते हैं, उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका पूरा कैपिटल मार्केट पे है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ अब हम ये कहना चाहते हैं कि पूंजी बाजार में कितनी पहुंच है आपकी। जो जितनी ज्यादा अच्छी कंपनी होगी वह शेयर मार्केट से जब चाहे पैसा ले सकती है, उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हमारी लार्ज रिप्यूटेड कंपनी है तो ये इजिली असेस कर सकते हैं कैपिटल मार्केट से पैसा, और दे डिपेंड ऑन दी रिटेन अर्निंग, अपनी रिटेन अर्निंग पर कम डिपेंड करते हैं, इसलिए ये ज्यादा डिविडेंड देते हैं। इसके अपोजिट दूसरे केस में अगर कोई कंपनी छोटी है, स्मॉल कंपनी है, जिसे पता है कि आज तो एक बार पैसा मिल गया, उसे कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो रिटेन अर्निंग ज्यादा रखेंगी अपनी विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और वो डिविडेंड कम देंगी। जब भी हम डिविडेंड डिवीजन करते हैं, डिविडेंड बांटते हैं, चाहे हम उसे डिविडेंड की तरह से बांटे या हम उसे रिटेन अर्निंग की तरह से रखें, तो कुछ लीगल कॉन्स्टेंट्स भी हैं जिन्हें हम वैधानिक बंधन या कानूनी बाध्यता भी कहते हैं। कुछ कानूनी बंधन क्या है? कंपनी एक्ट, कंपनी बिल जो 2013 में पास हुआ, सबसे पहला बंधन था होल्ड बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स करनी है एंड पास रिजोल्यूशन फॉर रिकमेंडिंग द फाइनल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। हमें एक रिजोल्यूशन बनाना है कि हमें कितना पैसा डिविडेंड के रूप में बांटना है। दूसरा, the dividend must be paid in cash, डिविडेंड कैश में जाना चाहिए। कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वे ऑफ डिविडेंड, जो कैपिटल प्रॉफिट है उसे डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। द लिस्टेड एंटिटी शैल डिक्लेयर रिकमेंडेड और डिक्लेयर ऑल डिविडेंड एट लीस्ट 5 वर्किंग डे बिफोर द रिकॉर्ड डे फिक्स्ड फॉर द पर्पस। जब आपको पैसा बांटना है एज ए डिविडेंड, उससे पहले हमें 5 दिन पहले एटलीस्ट बताना पड़ेगा कि हमें पैसा बांटना है। तो ये कुछ कानूनी बंधन थे जिनको भी पूरा करते हुए हमें डिविडेंड बांटना होता है, तो ये इन्हें बोलते हैं हम कानूनी प्रतिबंध। लाभांश घोषित करते समय इन प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए। तो ये फैक्टर भी आपका इफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, जिन्हें हम संविदात्मक प्रतिबंध या अनुबंधित बंधन भी कहते हैं, जिससे हम बेटा लोन लेते हैं। जब भी हम कोई कंपनी खोलते हैं तो हम कुछ लोन लेते हैं, तो उन्हें हम लेंडर कहते हैं।
जिनसे हमने पैसा उधार लिया है, हम ब्रोअर है, हमने उधार लिया है, जो उधार देने वाला है उसे हम बोलते हैं लेंडर। मान लो हमने बैंक से लोन लिया है, एक फर्म है, बिटवीन फर्म एंड लेंडर्स उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने एक नियम बांटा कि द फर्म शैल नॉट पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स मोर देन 10%। जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं उन्होंने हमें एक एग्रीमेंट दे दिया कि हम डिविडेंड जो है मोर देन 10% नहीं दे सकते अनटिल द लोन इज रिपेड, जब तक कि हम लोन पूरा का पूरा नहीं चुका पाते। हमारी कितनी भी लिक्विडिटी रेशो लेस हो 1:1 से, तो हम लोन से खत्म होने से पहले तक उनका अनुबंध मानना होता है। जब तक कंपनी का वो अनुबंध रहेगा लेंडर से, तब तक हम उनके नियम मानने होंगे। जब कंपनी ने ऋण के रूप में किसी से वित्त लिया है, किसी से पैसा लिया है, तो जो लेंडर्स है, जिसे हम ऋणदाता कहते हैं, कंपनी के लाभांश पर कुछ प्रतिबंध लगा देता है, जिन्हें हम कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, संविदात्मक प्रतिबंध कहते हैं, जिसे हम अनुबंधित बंधन भी कहते हैं। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन पर काम करता है। तो इस तरह से हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजन थे, 3 फाइनेंशियल डिसीजन थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इस तरह से थर्ड जो आपका डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट हुआ। अब बेटा नेक्स्ट हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अब एक केस स्टडी है इस क्वेश्चन के लिए, इसी टॉपिक पर एक केस स्टडी हम डिसाइड कर रहे हैं। आपके सामने आपके उस पर एक केस स्टडी आई है। BCL लिमिटेड लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली कंपनी है। BCL Limited is a company manufacturing laptop and electronic items. It has been constantly earning good profit for many years. कई सालों से ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। This year too, it has been able to generate enough profit. इस साल भी इसे enough profit मिला है। There is a availability of enough cash in the company and good prospectus for the growth in future. Enough cash है कंपनी के पास और good prospectus है growth के लिए। It is a well managed organization and believes in quality, equal employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investments. It has taken a loan of rupees 40 lakhs from SBI बैंक से लिया है and is bounded by a certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of loan agreement. What are the various factors that are affecting dividend decisions in this case? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें फैक्टर्स पहचानने हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को प्रभावित करते हैं। उनको प्रभावित करने वाले हमें फैक्टर्स बताने हैं। कोट द लाइंस एंड एक्सप्लेन देम, उन लाइनों को कोट भी करना है और उनके बारे में भी समझाना है। बेटा अगर क्वेश्चन में कोट द लाइंस एंड एक्सप्लेन देम आता है तो फैक्टर पहचानने के आधे नंबर होते हैं। अगर मान लीजिए 1 नंबर का फैक्टर है तो आधा नंबर फैक्टर पहचानने का है और आधा नंबर कोट द लाइन का है, आपको लाइन कोट करनी होगी। बेटा अब इसमें हम फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे और नोट भी करते जाएंगे अपनी कॉपीज में। सबसे पहला है पहली लाइन, इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स। गुड प्रॉफिट फॉर मैनी ईयर्स मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, जिसे हम आय की स्थिरता कहते हैं। फिर आपके पास आता है देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैश
enough cash in the company and good prospectus for the growth in future. enough cash in the company मतलब क्या है? कैश फ्लो पोजीशन, जिसे हम मजबूत नकदी प्रवाह की स्थिति भी कहते हैं। गुड प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, भविष्य में वृद्धि की अच्छी संभावनाएं। इसका क्या मतलब है? ग्रोथ प्रोस्पेक्टस या विकास की संभावनाएं, जिसे हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पढ़ा था। अभी आपने जो पढ़े सारे फैक्टर्स, उन्हीं फैक्टर्स में से हैं ये। नेक्स्ट लाइन है, इट हैज मैनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर टू रिसीव ए रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। उनको रेगुलर इनकम मिल रही है इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर प्रेफरेंस। कौन सा कारक है ये? शेयर धारकों की प्राथमिकताएं, अंशधारियों की प्राथमिकताएं या शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। लास्ट लाइन आपने इस पैराग्राफ में पढ़ी कि इसने लोन लिया 40 लाख का फ्रॉम एसबीआई एंड इज बाउंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार लाभांश के भुगतान पर कुछ प्रतिबंधों से बंधे हैं। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसे हम अनुबंधित बंधन कहते हैं या संविदा संबंधी बाधाएं भी कहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। इस तरह से आपके पास सारे फैक्टर्स आ गए जो आपने पहचान लिए और लाइनें भी कोट कर दी। तो आप केस स्टडी जरूर करें, प्रैक्टिस करें केस स्टडी की, इसी तरह से क्वेश्चंस पेपर में आएंगे।